हाय एवरीवन, तो नीतीश शाह। तो कैसे हैं आप सब? जैसा आप सभी जानते हैं, हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ इट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम की थियोरी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड उसके अलावा आपके पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कैरी यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमिक कैलकुलेट एंड कंपेयर द रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। आपको 2 साल दे रखे हैं, ठीक है। दोनों साल को आपको रियल जीडीपी निकालना है और उसको कंपेयर करना है। नॉमिनल जीडीपी का रेट दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है। पहले देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रियल जीडीपी की डिफाइन लिखोगे, नॉमिनल जीडीपी की डिफाइन लिखोगे, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखोगे मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है। तो मैं टेबल बना देता हूं जल्दी से, ठीक है। टेबल बना देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं रियल जीडीपी, ठीक है। अब मेरे को बताओ 15-16 का उसने नॉमिनल जीडीपी का रेट कितना दे रखा है? 8.4%। तो बताओ 15-16 से एक साल पहले जाऊंगा तो कितना आएगा? 14-15 आएगा। तो मैं लिखता हूं 14-15। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं 14-15 में कि जो मेरी नॉमिनल जीडीपी रही होगी वो 10,000 रही होगी। मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरी रियल जीडीपी रही होगी वो भी कितनी रही होगी? 10,000 रही होगी। अरे बताओ कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि 14-15 में इतनी रही होगी। अब वो कह रहे जो 15-16 आया तो जो मेरी नॉमिनल जीडीपी वो कितने रेट से बढ़ गई है? 8.4% से बढ़ गई है। तो मेरे को जरा बताओ 10,000 का 8.4% कितना निकलेगा भाई? 840। इसका मतलब मेरी जो जीडीपी है वो 840 बढ़ गई है। तो अब कितनी हो गई होगी? 10,840 हो गई होगी। जरा बताओ कोई दिक्कत? मेरे को बताओ जरा कोई दिक्कत आपको? अच्छा, तो नॉमिनल जीडीपी 15-16 में कितनी रही होगी? 10,840। 8.4% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं इसकी हेल्प से रियल जीडीपी इजीली निकाल सकता हूं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपने रियल जीडीपी इंटू में 100। और आपको जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है 15-16 का? 140। नॉमिनल जीडीपी आपके पास कितनी है? 10,840 अपॉन में आप कहोगे कि नीचे क्या होता है? रियल जीडीपी और इंटू में 100। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो सोल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। तो तकरीबन आ जाएगा 10,840 डिवाइड में 140 इंटू में 100। पॉइंट में आ रहा है तो हम उसको अप्रोक्स करके लिख देते हैं। कितना आ रहा है? 7742 आ रहा है, ठीक है। तो मेरी रियल जीडीपी कितनी निकल गई? 7742 निकल गई। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे 16-17 में आ गए। हमने कहा ठीक है, 16-17 में आ गए। वो कह रहे कि जो जीडीपी है नॉमिनल वो कितनी बढ़ गई? 9% से बढ़ गई है। तो जरा बताओ 10,000 का 10,840 का 9% कितना होगा? मैं लिखा देता हूं भाई फोन में फटाक से, ताकि वीडियो लंबी ना हो। वो कह रहा है भाई 10,840 का 9% होता है 975। कितना आ गया? 975। वो कह रहे कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो 975 से बढ़ गई है। तो हमने कहा अब कितनी हो गई होगी? तो 10,840 में 975 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 10,840 में 975 ऐड कर दूंगा तो 11815 आ गया। 11815। अगेन ये पॉइंट में आ रहा था, ठीक है। तो मैंने अप्रोच करके लिख दिया। मैं फोन में इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए, नहीं तो मैं वैसे भी कैलकुलेट कर दूंगा भाई, ठीक है। अब देखो ये आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जरा मेरे को ये बताओ, रियल जीडीपी निकाल सकते हो? अजी निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 16-17 का 125। आपके पास नॉमिनल जीडीपी है 11815। रियल जीडीपी तो निकालनी है इनटू में 100। तो बता दो कितना आ गया रियल जीडीपी? फॉर्मूले के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई? ये भी निकाल देते हैं। ये आ जाएगा 1181520 डिवाइड में 125। तो 9452 आ रहा है। 9452 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या निकल गया है?
रियल जीडीपी। तो ये क्वेश्चन था। अब आपको नीचे इतना लिखने के बाद लिखोगे कि 15-16 का जो रियल जीडीपी है वो 7742 है और जो 16-17 की रियल जीडीपी है वो 9452 है। दैट मीन जो रियल जीडीपी है सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुए, इंक्रीज हुई है। इतना डाल के छोड़ देना, आपका क्वेश्चन खत्म। आखिरी में लिखना पड़ेगा कि जो इसकी जीडीपी इतनी थी, रियल जीडीपी, इसकी रियल जीडीपी इतनी थी, और जो रियल जीडीपी है वो 15-16 से लेके 16-17 में क्या हो गई है, बढ़ गई है। 16-17 बेसिकली बढ़ गई है, आपको लिखना है। कैसा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? ये क्वेश्चन एक और तरीके से आया हुआ है, मैं उसको भी करा देता हूं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एंड एनालाइज द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, 14-15 में नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 6.5, 16-17 में 9 दे रखा है। रियल जीडीपी दे रखा है 14-15 में 6.5 और 16-17 दे रखा है 7.2। ठीक है भाई, देखो सिंपल है। अब पहले देखने कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो फिर भी लिख देते हैं। देखो भाई, आपको रियल जीडीपी को डिफाइन कर देना अगेन, नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन कर देना अगेन, और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में, हाँ जी मेरे भाई, रियल जीडीपी और इनटू में 100। ठीक है, टेबल बनाते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, अच्छा आगे क्या कह रहा है, वो कहां चला गया, हाँ 2015 और 16। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट करने जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सॉरी भाई, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी कितना है, 6.5। ठीक है, रियल जीडीपी कितना है, 6.5, और ये कितना है, 9 है, और ये कितना है, 7.2। तो जरा निकाल दो जीडीपी डिफ्लेटर, कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर निकालना सीधा। तो 6.5 और 6.5 इंटू में 100, तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ जाएगा, 100। इसका भी निकाल दी, नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 9, रियल जीडीपी कितना है, 7.2 इंटू में 100, पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ पर आ गया, ये 9 से काट दिया 10 और ये 8। ठीक है, 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने सोल्व कर दिया, वी हैव कैलकुलेटेड जीडीपी डिफ्लेटर। तो 14-15 में जीडीपी डिफ्लेटर कितना था, 100 था। 15-16 में जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो गया, 125 हो गया। नाउ आगे उसने क्या बोला है कि एनालाइज द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, हमें एनालाइज करना है। अब देखो, पहले जीडीपी डिफ्लेटर था 100, अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया, 125। तो आप लिखोगे कि वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर और द प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% से बढ़ गया है। जीडीपी डिफ्लेटर या जो प्राइस है वो कितने से बढ़ गया, 25% से बढ़ गया। ठीक है, ये 25% ही तो हो गया, 25% से बढ़ गया। तो ये हमने एनालाइज कर दिया, ये जो प्राइस लेवल है या जीडीपी डिफ्लेटर है उसकी वैल्यू कितने से बढ़ गई है, 25% से बढ़ गई है। क्या आपको क्वेश्चन आ गया, ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख देना है। लिख देना है, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। मेरे को बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके बोर्ड के पेपर में। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है कि यूजिंग ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया। 4 नंबर है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लिखना क्या क्या है। देखो भाई, डिफरेंस लिखना है, क्या मीनिंग ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मीनिंग बताना है आपको यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो बता सकते हो रियल जीडीपी का मतलब क्या है और नॉमिनल जीडीपी। जब जीडीपी को आप कैलकुलेट करते हो बेस ईयर प्राइस पे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रियल जीडीपी बोल देते हैं। जब नॉमिनल जीडीपी को जब जीडीपी को आप कैलकुलेट करते हो करंट ईयर प्राइस पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोल देते हैं। ठीक है, आगे 1-2 पॉइंट और लिख देंगे, 4 नंबर का है। आप बताओगे रियल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, करंट क्वांटिटी इनटू में बेस ईयर प्राइस।
नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? करंट क्वांटिटी इनटू में करंट प्राइस। ठीक है, आगे आप क्या बोल सकते हो? ये पूरा पहले इसमें लिख देना, पहले रियल जीडीपी डालना फिर एक्सप्लेन कर देना, नॉमिनल जीडीपी डालना फिर उसको एक्सप्लेन करना, पार्टीशन करके मत करना। ठीक है, आप कह सकते हो कि इट इज द बेस्ट टूल, ये बेस्ट टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, ये बेस्ट टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। ये तीन चीजें होगी, आप लिख सकते हो कि रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होती है, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होती है। फॉर्मूला लिख देना, ये जो रियल जीडीपी होती है बेस्ट टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो बेस्ट टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। अब आगे उसने क्या हुआ कि मेरे को ये सारी चीजें कैसे बताओ, हमें ऐसे समझ नहीं आता है भैया, हमें एग्जाम्पल से समझा, वो भी न्यूमेरिकल, तो वो समझा देते हैं। देखो भाई सिंपल सा है, ये फॉर्मूला याद रखना, करंट क्वांटिटी इनटू में बेस ईयर प्राइस, करंट क्वांटिटी इनटू में करंट प्राइस, बस, और सारा खेल खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और 2 से 3 बार रिपीट हो गया एज इट इज। तो हमने कहा देखो मान लेते हैं कि 2000 में, 2000 ईयर में, ईयर कौन सा 2000, कंट्री ने सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस किया है, कंट्री ने सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस किया है, और उस गुड की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है? 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, प्रोड्यूस किया है, और ये जो गुड्स हुए हैं, ये गुड्स जो प्रोड्यूस गए हैं वो सोल्ड हुए कितने पे? 10 रुपीज पर यूनिट। तो आप कहोगे अच्छा 1000 यूनिट थी, 10 रुपए का बिका है, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक है, 1000 यूनिट थी और 10 रुपए बिका तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये जो 10,000 इसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। अरे बताओ कोई दिक्कत? करंट ईयर प्राइस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उस साल में जो प्राइस था वो 10 रुपए था। ठीक है, अब हम कह देंगे कि ईयर, अब आ गया 2001, अगले साल कंट्री ने अगेन सेम यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, सेम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कितनी? 1000, बट जो उसका प्राइस था वो 10 रुपए ना रहकर कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। तो आपने कहा जो प्राइस था वो कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया पर यूनिट। तो आप कहोगे कितना हो गया भाई? आप कहोगे 15,000 इंटू में 15 कितना हो जाएगा? 15,000। तो आप कहोगे 15,000 क्या है? आप कहोगे तो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस है, और जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। अरे बताओ, अच्छा कोई दिक्कत आपको? अब मैंने कहता हूं कि अगर मैं रियल जीडीपी निकालूं, रियल जीडीपी क्या कहता है कि भैया यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई? 1000 ही हुई। बट बेस ईयर में प्राइस क्या था? पहले क्या प्राइस था? ये जो 2000 वाला ईयर है इसी को हम बेस ईयर प्राइस मान रहे हैं, क्योंकि और कोई ईयर तो है ही नहीं अपने पास। उस साल में हमारे पास कितने रुपए पर यूनिट बिक रहा था सामान? आप हो गए 10 यूनिट, तो आप कह दोगे जो 10,000 आ गया ये क्या है? आपका रियल जीडीपी है। ठीक है, ये क्या है? रियल जीडीपी है। और ये जो 15,000 ये क्या है? नॉमिनल जीडीपी है। ये पूरा क्या था? आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था, इसको वर्ड्स में भी लिखना है और इस तरीके से समझाना भी है। बात आई या नहीं आई समझ? अरे पल्ले पड़ गई तुम्हें बात? तो इस तरीके से समझाने की भैया 2000 ईयर में कोई भी ईयर ले लेना, 19 20 ले लेना, 21 22 लेना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 10 रुपए पर भी करी थी, तो कितना हो गया? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस 10,000 हो गया, और जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस को हम नॉर्मल जीडीपी कहते हैं। 2001 में सेम यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, बट उनका प्राइस कितना हो गया? 15 रुपए हो गया, तो आपने कहा 15,000 होगी जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। बट हमने कहा रियल जीडीपी इस साल में 2001 में क्या होगी? आपने कहा यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? 1000। पहले प्राइस कितना था 2000 में? आपने कहा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। बात आई है नहीं है समझ? 4 नंबर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। मजा आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया आया होगा मजा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या है? एनएफआई एंड एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है? नेट एक्सपोर्ट में बेसिकली कितने नंबर का? आई गेस 3 नंबर का है भाई। 3 का ही है ना? 4 नंबर का है, सॉरी 4 नंबर का। ठीक है,
दो से तीन बार अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड नेट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप सभी जानते हैं कि एनएफआई क्या है। अब हो गई ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रोड का डिफरेंस है। तो आप क्या लिखोगे, एनएफआई निकलता कैसे, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो आप कहोगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट बाय ए कंट्री। बात आई है नहीं है समझ, ठीक है, बस इसको ही एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जो एनएफआई होता है ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है। जो एनएफआई होता है वो क्या होता है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। कैसे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, एनएफआई ऐड करना पड़ता है। तो ये नेशनल इनकम का पार्ट है, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अरे इसको तो कर लोगे, एनएफआई को डिफरेंस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम जो भी मैंने बताया, ठीक है, उसको लिख देना। सेकंड डिफरेंस क्या लिखोगे, इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेट एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। नेट एक्सपोर्ट, अरे नेट एक्सपोर्ट निकलता कैसे है, एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखोगे, इट इज द डिफरेंस, ये लिखोगे इट इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात ही समझ कि एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट कर दो तो क्या आ जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट, उसको हमें बड़ा चढ़ा के, ठीक है, उसी का बोल बच्चन करना हमें और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया। अभी जो नेट एक्सपोर्ट है वो पार्ट किसका होता है, अब हो गया डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है जी, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। बात आई या नहीं आई समझ आ गई। तो हर एक चीज के आपके पास 3 पॉइंट हो गए। पहला एनएफआई को डिफाइन करोगे, दूसरा फॉर्मूला लिखोगे, तीसरा पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेट एक्सपोर्ट में पहले डिफाइन करोगे, इट इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, एंड द थर्ड वन इज डोमेस्टिक इनकम। इस तरीके से आंसर लिखते हैं भाई, ठीक है। 2 नंबर में आप सिर्फ डिफाइन लिख के चले जाओगे तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। बात आ रही है समझ, तो इस तरीके से करना पड़ता है, इस तरह थोड़ा दिमाग लगा के बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है। बात ही समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिशन में क्या फर्क है, ये मेरे को बताओ। देखो, हालांकि इसमें 2 नंबर का आ रखा है, बट तुम्हारे पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो लिख लेते हैं भाई। देखो क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड में क्या डिफरेंस है, पहले तो डिफाइन लिखोगे दोनों की, वो मैं बता देता हूं क्या होता है डिफाइन। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं ताकि आपके लिए डिफाइन बनाना इजी हो जाए। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अरे बताओ, वैल्यू एडिड में पढ़ा नहीं तुमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, आप कहोगे वैल्यू एडिड निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस क्या कर दूं, इंटरमीडिएट कंजप्शन में माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिफाइन क्या है, इसकी डिफाइन आपको याद करनी पड़ेगी। इट इज दी वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, इट इज दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। इट इज दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस ही है। अब 3 नंबर में देखो, 2 में तो काम नहीं चलेगा, अगर आपको 2 ही पॉइंट याद है तो ये दोनों लिख देना। तीसरा, आपको एग्जाम्पल लेके ना समझा देना बस, ठीक है, कि भैया मान लेते हैं कि फार्मर था, उसने वीट बेचा फ्लावर मिल को, फ्लावर मिल वाले ने सेल कर दिया आगे शॉपकीपर को। जो आपने टेबल पढ़ी होगी ना डबल काउंटिंग के अंदर, उसको एक्सप्लेन कर दियो कि उसमें दोनों कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी कंसेप्ट है और इंटरमीडिएट
सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी कॉन्सेप्ट और वैल्यू एडिड का भी कॉन्सेप्ट है, तो एट दी एंड आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इनफ है ये इतना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड लिमिट पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि सिर्फ या तो ये लिख के आ जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, 3 नंबर तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे तुम्हें, पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दया खा के तुम्हें 1.5 नंबर दे देगा, हद से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्कस ब्रीफली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा अरे भैया ये क्या बला आ गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपने एक शब्द पढ़ा होगा न्यूमेरिकल के टाइम, ऑपरेटिंग सरप्लस, पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके 3 कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ठीक है, पहला कंपोनेंट रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट, थर्ड कंपोनेंट इज प्रॉफिट। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। ठीक है, बुक से तीनों की डेफिनेशन को रट लेना, रट, ठीक है, रॉट लर्निंग कर लेना आप, रट लेना भाई, ज़्यादा कुछ वैसे 3 नंबर ज़्यादा का आएगा नहीं, आएगा तो भाई प्रॉफिट को बता देना कि इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन दोनों का नाम लिख देना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना बस। ठीक है, यही क्या था, आखिरी क्वेश्चन था आज की वीडियो का, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बहुत भयानक क्वेश्चन बचे हैं, मस्त मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, तुम बड़ी वीडियो तो देखते नहीं हो। एनीवेज ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा।